हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 29 दिसंबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दिया गया है मोलनूपिरावीर को, जो कि वर्ल्ड की पहली कोविड-19 पिल है। ये जो बेसिकली पिल है, ये इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती थी, फिर इसको रीपर्पस किया गया फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। इसके अलावा यहाँ पर इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दिया गया है हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल ई फॉर कॉर्बेवैक्स, जिसने इंडिया की पहली आरबीडी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन बनाई है। इसके अलावा यहाँ पर इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दिया गया है कोवोवैक्स को, जिसको बना रहा है यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कोवोवैक्स द रिकॉम्बिनेंट नैनो पार्टिकल प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन, जिसका यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो है यहाँ पर नोवावैक्स का, और इंडिया में इसको कोवैक्स के नाम से प्रोड्यूस किया जा रहा है बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। मोलनूपिरावीर विच हैज़ बीन डेवलप्ड बाय यूएस बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर जो मोलनूपिरावीर है ये भी यूएस बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी ने बनाया है इन कोलैबोरेशन विद जायंट मर्क। तो मर्क की ही इसको माना जाता है कि मर्क की पिल है। वर्क्स बाय इंट्रोड्यूसिंग एरर्स इन द जेनेटिक कोड ऑफ SARS-CoV-2, तो यहाँ पर जो जेनेटिक कोड है उसमें कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं, कुछ एरर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो वायरस है वो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर हमने 3 पढ़े, एक मोलनूपिरावीर जो कि वर्ल्ड की पहली कोविड-19 पिल है, इसको यहाँ पर इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दे दिया गया है। फिर बायोलॉजिकल ई की कॉर्बेवैक्स को, जो कि इंडिया की पहली इंडिजिनसली बिल्ट आरबीडी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। और यहाँ पर जो तीसरी है वो है कोवोवैक्स, जिसको यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है, और ये बेसिकली डेवलप की गई है बाय द अमेरिकन बायोटेक्नोलॉजी फर्म नोवावैक्स। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं शॉर्ट्स, कॉर्बेवैक्स आरबीडी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन डेवलप्ड बाय हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल ई, फिर कोवोवैक्स, इसके अलावा यहाँ पर मोलनूपिरावीर। आगे चलते हैं हम 60+। अब जैसे प्रिकॉशनरी डोज दी जाएगी, तो यहाँ पर जो भी 60+ हैं तो सबसे पहले उनको यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके अलावा जिनकी इलेक्शन ड्यूटी लगेगी उनको भी यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी, और उनको इसके लिए कोई सर्टिफिकेट लेकर आने की ज़रूरत नहीं है, उनको बिना सर्टिफिकेट के भी दे दिया जाएगा थर्ड डोज ऑफ वैक्सीन। तो दोज अबव 60 ईयर्स ऑफ एज विद कोमॉर्बिडिटीज विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ डॉक्टर सर्टिफिकेट टू अवेल द थर्ड प्रिकॉशन डोज ऑफ द कोविड वैक्सीन। इसके अलावा यहाँ पर जो इलेक्शन में जिनकी ड्यूटी होगी उनको भी यहाँ पर फ्रंटलाइन वर्कर्स में यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। अब यहाँ पर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि एयरपोर्ट और एयरलाइंस पे जो यहाँ पर म्यूज़िक होता है वो इंडियन म्यूज़िक होना चाहिए। तो सेइंग दैट म्यूज़िक इन इंडिया बिगेन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशल रिलीजियस लाइफ, द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन साइटिंग अ रिक्वेस्ट बाय इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च हैज़ रिटन टू इंडियन एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ अर्जिंग देम टू प्ले इंडियन म्यूज़िक ऑन बोर्ड एयरक्राफ्ट एंड एयरपोर्ट प्रमाइसेस। अब जैसे कि अमेरिकन एयरलाइंस में जाओ तो वहाँ पे जैज़ होता है, इसके अलावा ऑस्ट्रियन एयरलाइंस में उनका म्यूज़िक मोजार्ट होता है, इसके अलावा यहाँ पर मिडिल ईस्ट की एयरलाइंस में आपको अरब म्यूज़िक सुनने को मिलेगा, पर इंडियन एयरलाइंस में ऐसा नहीं देखने को मिलता। तो उसके बाद यहाँ पर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने ये ऑर्डर जारी किया है कि यहाँ पर इंडियन म्यूज़िक हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ICCR क्या है, तो ये ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर आती है। तो ICCR एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर दिल्ली में येलो अलर्ट साउंड कर दिया गया है क्योंकि जो पॉजिटिविटी रेट है वो 0.5% से ज़्यादा हो चुका है। अब ये जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं ये क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि जो इनकी काउंसलिंग है ये बहुत ज़्यादा डिले हो रही है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा था, जो EWS कोटा दिया जा रहा है उसमें जो 8 लाख का क्राइटेरिया है, आप 8 लाख के क्राइटेरिया पर पहुँचे कैसे। तो काउंसलिंग फॉर नीट PG एडमिशंस इज पेंडिंग बिकॉज ऑफ अ क्लच ऑफ केसेज इन द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कोटा फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। द डॉक्टर्स हैव बीन डिमांडिंग दैट द सुप्रीम कोर्ट फास्ट ट्रैक द हियरिंग एंड दैट द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री एक्सपीडिएट द सबमिशन ऑफ अ रिपोर्ट ऑन द चूजन क्राइटेरिया। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यही सेंटर से पूछा है कि आप 8 लाख के क्राइटेरिया पर पहुंचे कैसे। अब सेंटर ये रिपोर्ट सबमिट करेगा, उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन देगा, उसके बाद ही यहाँ पर काउंसलिंग होगी, जिसकी वजह से काउंसलिंग डिले हो रही है और इसीलिए यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है तो यहाँ हम कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर एक पास की बात की गई, उमलिंगला पास। तो ये कहाँ पर है, तो सदर्न लद्दाख में है, तो उमलिंगला पास। और इसके अलावा जो देमचोक है, देमचोक भी एक ऐसा एरिया है जो कि अनरिजॉल्व रहा है अभी तक। तो देमचोक इज़ वन ऑफ द एरियाज दैट इज रिमेन अनरिजॉल्व इन द 20 month लॉन्ग इंडिया चाइना मिलिट्री स्टैंड ऑफ, क्योंकि यहाँ पर जो इंडियन साइड है वहाँ पर चाइनीज साइड के कुछ सो कॉल सिविलियंस ने अपना टेंट लगा लिया है। एडेड बाई ब्रिटिश फॉर स्टेबिलिटी। अब यहाँ पर बात की गई है उड़ीसा के सन टेम्पल की। तो उड़ीसा के सन टेम्पल के अंदर यहाँ पर सैंड को भर दिया गया था। वो सैंड को इसीलिए भर दिया गया था ताकि जो स्ट्रक्चर वो कोलैप्स ना करे। अब ये जो सैंड है
सैंड धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन हो रही है, जिसकी वजह से एक लगभग 17 फीट का गैप जो है वो बन जाएगा। अब या तो 17 फीट के गैप को वापस भर दिया जाए सैंड से, या तो फिर यहाँ पर जो पूरी सैंड उसको बाहर निकाल दिया जाए और स्ट्रक्चर को वापस यहाँ पर रीस्टोर करने की कोशिश की जाए। तो अब एएसआई यही डिसीजन लेने वाला है कि स्ट्रक्चर को वापस से हम रीस्टोर करेंगे और ये जो सारी सैंड इसको निकाल देंगे। अब यहाँ पर जो ओडिशा का सन टेम्पल है, इसमें जो जगमोहन है, तो जगमोहन जो टर्म है वो यूज़ होता है असेंबली हॉल के लिए, तो जगमोहन असेंबली हॉल के लिए यूज़ होता है। वैसे ही अंतराल यूज़ होता है यहाँ पर सेंक्टम के लिए। अब यहाँ पर जो अंतराल आप देख सकते हैं, इनर सेंक्टम, आई होप आपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ रखे होंगे ये सारे टर्म्स, अंतराल, जगमोहन। अब ये जो ओडिशा का सन टेम्पल है, इसको बनवाया था नरसिम्हदेव वन ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी फ्रॉम 1238 to 1250 CE। द 13th century लेट स्टाइल कलिंगन टेम्पल फॉर्म्स पार्ट ऑफ द गोल्डन ट्राइंगल ऑफ ओडिशा। तो ओडिशा के जो तीन टेम्पल हैं जो कि गोल्डन ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, उसमें सन टेम्पल भी है, इसके अलावा पुरी और भुवनेश्वर में, और इसकी वजह से यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जगमोहन, अंतराल, ये 2 फैक्ट्स आपको पता चल गए। और ये जो टेम्पल है किसने बनवाया था, तो किंग नरसिम्हदेव फर्स्ट ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी फ्रॉम 1238 to 1250 CE। अभी इसका ये जगमोहन की यहाँ पर पिक्चर है, व्यू ऑफ द जगमोहन। आगे चलते हैं। क्लियर द एयर। अब कल मैंने आपको मिशनरीज ऑफ चैरिटी के बारे में बताया था, जिसको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया था मदर टेरेसा ने। इसके अलावा मदर टेरेसा को यहाँ पर नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है। अब यहाँ पर जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी है, उसका रजिस्ट्रेशन रीन्यू नहीं किया गया सेंटर के द्वारा। तो सेंटर्स रिफ्यूज़ल टू रीन्यू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी अंडर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो FCRA के अंदर यहाँ पर मिशनरीज ऑफ चैरिटी का रजिस्ट्रेशन को रीन्यू नहीं किया गया। तो होम मिनिस्ट्री इज़ नॉट बीइंग वेरी फोर्थ कमिंग इन आंसरिंग देम। अब अकॉर्डिंग टू द ऑथर, अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यहाँ पर उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो रीन्यू नहीं किया गया, तो यहाँ पर होम मिनिस्ट्री को बताना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या ऐसे उनको इनपुट्स मिले जिसकी वजह से यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो रीन्यू नहीं किया गया। तो बेसिकली यहाँ पर ऑथर ने ट्रांसपेरेंसी की बात की कि FCRA के अंदर अगर आप फॉरेन फंडिंग के ऊपर रोक भी लगा रहे हो, तो यहाँ पर आपको प्रोसेस बताने की ज़रूरत है कि क्या कमी लगी कि आपने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। The lack of transparency is worrying, especially in the larger context of how FCRA rules have over the years been progressively hardened to give the government sweeping powers over NGOs। तो यहाँ पर FCRA के चलते गवर्नमेंट ने NGOs के ऊपर बहुत ज़्यादा पावर ले ली है, और यहाँ पर कोई भी डिसीजन लेती है गवर्नमेंट रिगार्डिंग द NGO, तो उसको यहाँ पर पब्लिक डोमेन में नहीं रखा जाता है कि क्यों ऐसा डिसीजन लिया गया। अब होम मिनिस्ट्री ने बस ये बोल दिया एडवर्स इनपुट्स। अब क्या एडवर्स इनपुट्स ये डिफाइन करने की ज़रूरत थी। तो इफ़ इट हैज़ वॉयलेटेड FCRA नॉर्म्स, तो अगर यहाँ पर मिशनरीज फॉर चैरिटी ने FCRA नॉर्म्स को वॉयलेट किया है, तो लॉ मस्ट ऑफ कोर्स बी इन्वोक्ड। तो यहाँ पर लॉ को इन्वोक किया जाना चाहिए, उनकी फॉरेन फंडिंग बंद की जानी चाहिए, लेकिन आपको बताना तो चाहिए कि ऐसा कौन सा उन्होंने लॉस को वॉयलेट किया, कौन से नॉर्म्स को यहाँ पर वॉयलेट किया है। तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया इंक्रीजिंगली ऑपरेट इन एन इम्बेटल्ड स्पेस। तो यहाँ पर जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे बहुत सारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की फंडिंग रोक दी गई थी, जैसे कि यहाँ पर एमनेस्टी इंटरनेशनल, द लॉयड्स कलेक्टिव, ग्रीन पीस इंडिया एंड द फोर्ड फाउंडेशन। तो एक्शन अगेंस्ट मिशनरीज ऑफ चैरिटी कमिंग एज इट डज इन द बैकड्रॉप ऑफ अटैक्स ऑन चर्चेज एंड क्रिसमस सेलिब्रेशंस, ये तो खैर इंपॉर्टेंट नहीं, बस अकॉर्डिंग टू द ऑथर, अगर FCRA के अंडर आप किसी की फॉरेन फंडिंग रोक भी रहे हो, किसी का रजिस्ट्रेशन को रीन्यू नहीं कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर बताने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होकर आने की ज़रूरत है। अब ब्लड फोकस ये इस बारे में है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर डिसीजन लिया है कि 4 पब्लिक फंडेड जो इंस्टीट्यूशंस है फिल्म के, उनको यहाँ पर मर्ज कर दिया जाएगा। तो उसमें एक है फिल्म्स डिवीजन, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स एंड चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर इनको मर्ज कर दिया जाएगा विद द नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये जो 4 हैं, इनको यहाँ पर मर्ज कर दिया जाएगा NFDC के साथ। अब अकॉर्डिंग टू द ऑथर, इन चारों जो बॉडीज़ थी, इन चारों बॉडीज़ का काम अलग अलग था, तो इनको मर्ज करने का कोई मतलब है नहीं। तो ईच ऑफ दीज बॉडीज़ हैज़ इट्स सेपरेट मैंडेट एंड ऑल ऑफ देम नीड टू बी स्ट्रेंथन फर्दर। द प्राइमरी रीजन बिहाइंड द पुश, अब गवर्नमेंट इनको मर्ज करने की बात क्यों कर रही है, गवर्नमेंट इसीलिए मर्ज करने की बात करी क्योंकि ये जो 4 बॉडीज़ हैं, ये यहाँ पर लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं। द NFDC इज एक्सपेक्टेड टू टर्न अराउंड इट्स फाइनेंसेस वंस द मर्जर टेक्स प्लेस। अब अकॉर्डिंग टू द ऑथर, यहाँ पर लॉस हम उसके बारे में सोचते हैं जिससे आप कुछ इंडस्ट्रियल इनपुट जनरेट करने की कोशिश करते हो, लेकिन ये जो 4 बॉडीज़ हैं बेसिकली कल्चरल बॉडीज़ हैं। तो कल्चरल जो बॉडीज़ होती हैं वो प्राइसलेस होती हैं। तो दिस इज़ अ फ्लॉड एजम्पशन प्रमाइज्ड ऑन कंपेयरिंग दीज कल्चरल बॉडीज़ विद इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन द वर्ल्ड। तो ये तो कल्चरल बॉडीज़ है, तो इनको लॉस ऑफ प्रॉफिट के उसमें तो आपको देखना ही नहीं है। फिर यहाँ पर ऑथर ने बात की NFAI, FD, DFF और CFSI की। दे हैव बीन अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, और कैसे इन्होंने इंडिया के हेरिटेज को यहाँ पर कंजर्व करके रखा हुआ है। टेक द NFAI विच वॉज सेटअप इन 1964 टू आर्काइव इंडियन सिनेमा हिस्ट्री डिस्पाइट इट्स डिलेड, बट द फर्स्ट इंडियन फिल्म, जो पहली इंडियन फिल्म थी राजा हरीशचंद्र, जो कि 1913 में बनी थी, उसको भी आज तक इसने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो यही ऑथर ने बताया कि इनको ये जो मर्ज किया जा रहा है, ये बहुत ही इल कंसर्टेड मूव, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। आगे हम चलते हैं डिजिटल पब्लिक गुड्स। अब इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि कैसे हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके गवर्नेंस को इम्प्रूव किया है, और यही चीज़ हम
आसपास के कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और जो अपना फुटप्रिंट है वो बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है और यहाँ पर चाइना अपनी प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही हम डिजिटल टेक्नोलॉजी देकर कंट्रीज़ को अपना यहाँ पर फुटप्रिंट बढ़ा सकते हैं। तो इंडिया इज पायनियरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल पब्लिक गुड्स दैट एनहेंस द ईज। तो इंडिया में हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जिसकी वजह से ईज़ बढ़ी है, गवर्नेंस और ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, गुड गवर्नेंस की तरफ हम मूव हो रहे हैं। इसके अलावा स्कूल्स में QR कोडेड टेक्स्ट बुक्स हैं across state boards and languages. तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू embark ऑन डिजिटल डिप्लोमेसी। तो जब हम डिजिटल टेक्नोलॉजी में इतना पायनियर कर चुके हैं तो अब समय आ गया है कि हम इस डिजिटल टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करना शुरू करें इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल डिप्लोमेसी। टू बिगिन विद द कोड इज़ हाईली रीयूजेबल। अब ये जो डिजिटल कोड होते हैं हाईली रीयूजेबल होते हैं और बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पर वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बहुत टाइम लगता है, फिर ये भी कंसर्न होता है कहीं दूसरा कंट्री यहाँ पर डेट ट्रैप में ना आ जाए, लेकिन ये सारे कंसर्न्स यहाँ पर डिजिटल टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करने में नहीं है। तो टू बिगिन विद द कोड इज हाईली रीयूजेबल। द कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप एन ओपन सोर्स बेस्ड हाई स्कूल ऑनलाइन एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर टू सप्लीमेंट द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एन एंटायर कंट्री इज लेस देन लेइंग 2 किलोमीटर्स ऑफ हाई क्वालिटी रोड। तो यहाँ पर अगर आपको किसी भी कंट्री को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है तो वो आप बहुत कम कॉस्ट में भी प्रोवाइड करा सकते हो। अनलाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई पोर्ट भी बनता है तो उसमें भी लगभग 10-20 साल लग जाते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करोगे तो वो आप बहुत कम टाइम में प्रोवाइड कर सकते हो। इसकी वजह से जो लीक्स हैं वो प्लग हो जाएंगे, जो घोस्ट बेनिफिशियरीज हैं गवर्नमेंट सर्विसेज में वो यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं यहाँ पर कंट्रीज़ को अगर हम उनको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें। Above all, the digital public goods infrastructure compounds while physical infrastructure depreciates. For example, the hypertext protocol. अब यहाँ पर जो hypertext protocol की बात की गई जिसने यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब बनाया, फिर उसके बाद ब्राउज़र बनाया गया, फिर which made the world wide web easier to navigate. तो ऐसे ही यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम बहुत सारे बेनिफिट्स पा सकते हैं और बाकी कंट्रीज़ को भी दे सकते हैं। इमर्जिंग इकॉनमीज आर कैरेक्टराइज बाई ग्रॉस इनएफिशिएंसीज। अब यहाँ पर जो इमर्जिंग इकॉनमीज होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है, उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन होता है, इनएफिशिएंसीज होती है। तो इन सारे जो प्लग्स होते हैं, जो लीक होता है, उनको हम प्लग कर सकते हैं बाय डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो यही बात की गई कि हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करना शुरू करें। यहाँ पर एक दीक्षा की बात की गई है, तो यूज़ ऑफ दीक्षा द स्कूल एजुकेशन प्लेटफॉर्म बिल्ट ऑन द ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म सनबर्ड हैज़ फॉलोड द सेम ट्रेजेक्ट्री। तो यहाँ पर जो दीक्षा है ये है स्कूल एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो कि यहाँ पर बनाया गया है ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म सनबर्ड के बेसिस पर। तो आगे चलते हैं, आई होप ये आपको समझ आ गया हो। यहाँ पर E.O. विल्सन की बात की गई है। तो E.O. विल्सन की एक थ्योरी ये थी, एग्रेशन एंड एल्ट्रुइज्म आर जेनेटिकली प्री डिटरमाइंड एंड नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल एक्सपीरियंसेस। तो इनका ये मानना था जो भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग में, एग्रेशन और एल्ट्रुइज्म के, ये जेनेटिकली प्री डिटरमाइंड होते हैं। मीन्स ये सब जीन्स के बेसिस पर होते हैं, ना कि उसके सोशल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। तो इसी की वजह से बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कि ये जो नाजिज्म की फ़िलॉसफी है ये उसको प्रमोट कर रहे हैं कि सब कुछ यहाँ पर जीन्स के बेसिस पर होता है। लेकिन उसके बाद भी हम E.O. विल्सन को याद कर सकते हैं। इनका एक कोट भी है जो कि यहाँ पर मेंशन है, डिस्ट्रॉइंग रेन फॉरेस्ट फॉर इकोनॉमिक गेन इज लाइक बर्निंग अ रेनासा पेंटिंग टू कोका मील। तो ये E.O. विल्सन का एक कोट है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे द फार्म स्टेलमेट, इसके बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं पहले ही। यहाँ पर रूल्स ऑफ द ऑनलाइन गेम, तो इस आर्टिकल में ऑथर ने ये बताया है जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री उसको रेगुलेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। द फ्लरिशिंग इंडस्ट्री सफर्स फ्रॉम लैक ऑफ रेगुलेटरी ओवरसाइट। तो यहाँ पर जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है उसमें रेगुलेटरी ओवरसाइट की बहुत ज़्यादा कमी है। जो ऑनलाइन गेमिंग है वो अभी भी ग्रे एरिया है, उसको अभी तक रेगुलेट नहीं किया जा रहा है। फ्रॉम दिस डेफिनेशनल इशू फ्लोज द लीगैलिटी ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। अब यहाँ पर जो ऑनलाइन गेमिंग होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं गेम्स ऑफ स्किल और एक होते हैं गेम्स ऑफ चांस। तो गेम्स बेस्ड ऑन स्किल्स आर अलाउड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वाइल गेम्स ऑफ चांस आर इन द एम्बिट ऑफ गैम्बलिंग। तो यहाँ पर जो गेम्स ऑफ चांस है उनको यहाँ पर गैम्बलिंग के एम्बिट में रखा जाता है, और जो गेम्स ऑफ स्किल है वो ज़्यादातर स्टेट्स में यहाँ पर अलाउड ही हैं। एज बैटिंग एंड गैम्बलिंग इज अ स्टेट सब्जेक्ट। तो यहाँ पर स्टेट सब्जेक्ट होता है बैटिंग और गैम्बलिंग, इसीलिए यहाँ पर कुछ स्टेट्स में तो लॉ है लेकिन कुछ स्टेट्स में यहाँ पर लॉ नहीं है। एवरी स्टेट इन इंडिया, हर स्टेट में, सिर्फ यहाँ पर गोवा, सिक्किम और दमन को छोड़कर गैम्बलिंग हर जगह बैन है, सिर्फ इन 3 में नहीं बैन है। असम, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड तेलंगाना, ये तो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर गेम ऑफ स्किल भी बैन है। देयर इज़ अ नीड टू बिल्ड चेक्स एंड बैलेंसेस। तो ऑथर ने यही बताया है कि यहाँ पर जो ऑनलाइन गेमिंग है उसके लिए यहाँ पर एक रेगुलेटरी आर्किटेक्चर की होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारी हाई कोर्ट्स ने भी यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला है कि यहाँ पर जो वर्चुअल गेमिंग लैंडस्केप है इसको आप रेगुलेट करो। इसके अलावा यहाँ पर सेंटर ने भी डूज और डोंट्स की यहाँ पर एडवाइजरी जारी की है ऑनलाइन गेमिंग स्पेस को रेगुलेट करने के लिए।
इसके अलावा ऑथर ने यहाँ पर कुछ बताया, जैसे कि चाइनीज़ गवर्नमेंट बोलती है कि जो भी 18 से कम के बच्चे हैं वो यहाँ पर सिर्फ वीक में 3 घंटे ही ऑनलाइन गेमिंग खेल सकते हैं। और अगर इंडिया का एवरेज देखा जाए तो बच्चे यहाँ पर पैंडेमिक के बाद लगभग एक दिन में 6 घंटे ऑनलाइन गेम खेलने लग गए हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करना। तो अ वेल रेगुलेटेड ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री प्रेजेंट्स कंपेलिंग एडवांटेजेस इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो अगर हम यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करेंगे तो उससे इकोनॉमिक बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा आएंगे। उसकी वजह से जो रेवेन्यूज़ है वो लगभग 29,000 करोड़ में कलेक्ट हो सकते हैं। तो द इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट रेवेन्यूज इन एक्सेस ऑफ ₹29,000 करोड़ इन 2025 विद ओवर 65.7 यूजर्स। इसके अलावा बहुत सारी जॉब्स भी क्रिएट होंगी। और ऑथर ने एक और एडवाइस ये दी है कि यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो जीएसटी काउंसिल है उन्होंने इस बारे में डिस्कशन किया है कि यहाँ पर जीएसटी लगाना चाहिए 18% फॉर गेम्स ऑफ स्किल और 28% फॉर गेम्स ऑफ चांस। तो यहाँ पर अगर गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस के ऊपर जीएसटी लगेगा तो यहाँ पर जो रेवेन्यू है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो भी बढ़ेगा अल्टीमेटली। और यहाँ पर डिवाइसिव पूल ऑफ टैक्सेस में यहाँ पर स्टेट का रेवेन्यू भी यहाँ पर अल्टीमेटली बढ़ने ही वाला है। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर वर्चुअल गेमिंग लैंडस्केप में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर Dream11। तो देर इज अर्जेंट नीड टू रेगुलेट। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, रेवेन्यू भी जनरेट होगा, तो यहाँ पर बस ज़रूरत है कि इसको रेगुलेट किया जाए। रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर जो केवाईसी नॉर्म्स उनको यहाँ पर स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। एक एज रेटिंग मैकेनिज्म होना चाहिए कि माइनर्स अगर ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं तो यहाँ पर कंसेंट होनी चाहिए कि पहले यहाँ पर पेरेंट्स से कंसेंट ली जाए, उसके बाद ही यहाँ पर जो गेम है वो आगे बढ़ सके। इन गेम परचेजेस को यहाँ पर तभी अलाउ किया जाना चाहिए एडल्ट कंसेंट के साथ, वरना यहाँ पर इन गेम परचेसेस को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो भी डेटा है वो यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जानी चाहिए। तो गेमिंग कंपनी शुड प्रोएक्टिवली एजुकेट यूजर्स अबाउट पोटेंशियल रिस्क एंड हाउ टू आइडेंटिफाई लाइकली सिचुएशंस ऑफ चीटिंग एंड अब्यूज। इसके अलावा एक गेमिंग अथॉरिटी को बिल्ड करने की बात की गई है एट द लेवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। शाइन अ लाइट ऑन जस्टिस ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जो त्रिंकोमली ऑयल टैंक फार्म है श्रीलंका ने डिसाइड किया वो इंडिया के साथ बिल्ड किया जाएगा। तो इंडिया श्रीलंका प्लान फॉर जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ द त्रिंकोमली ऑयल टैंक फार्म। अब इन 1987 में इंडिया ने इंटरेस्ट जताया था कि हम यहाँ पे त्रिंकोमली ऑयल फार्म को डेवलप करेंगे। तो इंडियाज इंटरेस्ट इन द ऑयल टैंक फार्म डेट्स बैक टू द साइनिंग ऑफ द 1987 इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड विच स्टेटेड इन द एनेक्शर दैट द वर्क ऑफ रिफर्बिशिंग द टैंक फार्म लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ त्रिंकोमली। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर तमिल टाइगर्स वाले यहाँ पर मैटर फंस गया, जिसकी वजह से अभी तक त्रिंकोमली ऑयल टैंक फार्म जो है इंडिया उसको डेवलप नहीं कर पाया। लेकिन अब इंडिया और श्रीलंका जो है वो इस प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर जो चाइना है, चाइना को यहाँ पर टेंशन होगी कि इंडिया के साथ यहाँ पर जो श्रीलंका है वो यहाँ पर त्रिंकोमली ऑयल टैंक फार्म को डेवलप करेगा। अब चाइना के साथ जो श्रीलंका के इश्यूज़ हैं वो पिछले कुछ वीक्स में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। जैसे कि यहाँ पर चाइना ने श्रीलंका को ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भेजे थे, वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यहाँ पर कंटामिनेटेड थे, जिसके बाद से श्रीलंका ने बोला कि हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र नहीं लेंगे। अब चाइना का ये कहना है कि आपने हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र लेने से मना कर दिया, जिसकी वजह से हमारी रेपुटेशन हर्ट हुई है। इसीलिए जो आपका बैंक है श्रीलंकन स्टेट रन पीपल्स बैंक, उसको हम डिफ़ॉल्ट के नाम पर ब्लैक लिस्ट कर दे रहे हैं। तो आफ्टर कोलंबो कैंसल्ड एन ऑर्डर फॉर द इम्पोर्ट ऑफ 99,000 टन्स ऑफ फर्टिलाइजर, बीजिंग ब्लैक लिस्टेड द श्रीलंकन स्टेट रन पीपल्स बैंक एंड एक्यूज्ड इट ऑफ अ विशियस डिफॉल्ट ऑन द लेटर ऑफ क्रेडिट पेमेंट। अब यहाँ पर चाइना ने ये सब तो कर लिया, अब चाइना को मेकअप भी करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पर चाइना कोशिश कर रहा है कि मेकअप हो सके। श्रीलंका के जो फॉरेन एक्सचेंज है वो $1.6 बिलियन ही रह चुके हैं, तो इतना ज़्यादा कम हो चुके हैं। जो चाइना है वो बेसिकली यहाँ पर जो श्रीलंका है वो अपने फॉरेन पेमेंट्स को भी फिलफिल नहीं कर पा रहा है, और इसकी वजह से यहाँ पर जो श्रीलंका की रैंकिंग है वो भी बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है। तो यहाँ पर श्रीलंका ने इंडिया से हेल्प मांगी, तो इंडिया ने बोला हम आपकी हेल्प करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको एक लाइन ऑफ क्रेडिट देंगे फॉर फ्यूल इम्पोर्ट्स। इसके अलावा इंडिया ने ये भी डिमांड रखी जो इंडिया श्रीलंका डेवलपमेंट प्लान उसको आगे बढ़ाया जाएगा फॉर द त्रिंकोमली ऑयल टैंक फार्म। इसके अलावा यहाँ पर एक करेंसी स्वैप की बात की गई है जो कि यहाँ पर श्रीलंका के फॉरेन डेट पेमेंट से उसको हेल्प करेगा। इसके अलावा जो इंडिया है वो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा इन डिफरेंट सेक्टर्स इन श्रीलंका। आगे हम चलते हैं। इस पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है तो हम नहीं डिस्कस करेंगे, आप देख सकते हैं। राइट ऑफ्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले ही। अब यहाँ पर जो रो वी वेड है इनकी डेथ हो गई है। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था यहाँ पर जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसमें यहाँ पर एबॉर्शन को लीगलाइज करने के लिए। रिसर्च बाई साउथ अफ्रीकन साइंटिस्ट सजेस्ट दैट ओमिक्रॉन could रिप्लेस द डेल्टा वेरिएंट, क्योंकि यहाँ पर जो ओमिक्रॉन है वो यहाँ पर ज़्यादा, अगर कोई यहाँ पर ओमिक्रॉन से इन्फेक्टेड होता है तो उसको ज़्यादा इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, तो बहुत कम चांसेस होंगे उसके बाद कि वो यहाँ पर डेल्टा से इन्फेक्ट हो। तो रिसर्च बाई साउथ अफ्रीकन साइंटिस्ट सजेस्ट दैट ओमिक्रॉन could डिस्प्लेस द डेल्टा वेरिएंट बिकॉज इन्फेक्शन विद द न्यू वेरिएंट बूस्ट इम्यूनिटी टू द ओल्डर वन। यहाँ पर जो टाइफोन रे है ये आया था यहाँ पर फिलीपींस में। तो जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो ऐसे इंसिडेंट्स यहाँ पर टाइफून्स के और ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो एज द लेवल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कंटिन्यूज टू इंक्रीज, इट सेड इन अ स्टेटमेंट लास्ट वीक, दीज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड अदर क्लाइमेट इम्पैक्ट्स आर बिकमिंग मोर सीवियर। ये हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, वरीज रिमेन, बट इंडिया एंड द वर्ल्ड आर बेटर प्रिपेयर्ड कि यहाँ पर ओमिक्रॉन के लिए वर्ल्ड और इंडिया कितना ज़्यादा प्रिपेयर है। ये मैंने आपको बता दिया। जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो यहाँ पर ज़्यादा इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो डेल्टा है वो रिप्लेस हो जाएगा बाय द ओमिक्रॉन इन द अपकमिंग मंथ्स।
ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कॉर्बेवैक्स और इसके अलावा मोलनुपिराविर और कोवोवैक्स को यहाँ पर इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दे दिया गया है। तो आज के न्यूज़पेपर में बस इतना ही। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आया। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।